हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनिक अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा इतिहास का तीसरा टॉपिक है अशोक के शिलालेख। हम आपको सिर्फ वही टॉपिक करा रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेन टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है, उन्हीं टॉपिकों को कवर करा रहे हैं। अशोक के शिलालेख। अब इनकी खोज की बात करें तो अशोक के जो शिलालेख की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी टिफेंतलर ने। ये की थी 1750 में। टिफेंतलर ने 1750 में इसकी खोज की थी। अशोक के जो अभिलेख थे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में, यानी कि जो पहला जो खोज जो मिला था वो था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद 1837 में सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला इसका जो अधिकारी था वो था एक टकसाल अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स रिपेज। इसने सर्वप्रथम 1837 में इसको पढ़ा था, इस लिपि को। मतलब जो अभिलेख थे उन्होंने इस चीज को सबसे पहले पढ़ा था। अब बात करें इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की। इसमें जो सिंहली ग्रंथ था, इसमें सिंहली ग्रंथ का दीपवंश जो ग्रंथ था उसमें अशोक का जो नाम का जो प्रयोग हुआ था वो था पिय दशायदी देवान पिय। इन शब्दों का प्रयोग हुआ था दीपवंश में। इसके समय काल की बात करें, शिलालेखों में अशोक के शासन के 8वें वर्ष से लेकर 29वें वर्ष तक की घटनाओं का जानकारी मिलते हैं। अशोक के जितने भी जो शिलालेख है उनमें 8वें वर्ष से लेकर 29वें वर्ष तक के घटनाक्रम की तो उनकी जानकारी मिलती है। अगर बात करें इनका जो सबसे लंबा अभिलेख था वो था ब्राभु शिलालेख। ये सबसे लंबा शिलालेख था। सबसे छोटा जो अभिलेख था वो था रुमनदेही स्तंभ लेख। ये सबसे छोटा था ब्राभु। सबसे लंबा शिलालेख रुमनदेही स्तंभ लेख, ये सबसे छोटा था। अब है अशोक के जो लिपियां और भाषाएं थी। ये जो अशोक ने जो अपने शिलालेख थे उनमें किन किन भाषाओं का और लिपियों का प्रयोग किया था। इसकी 4 लिपि थी। अशोक के शिलालेख में यूज हुई थी, इनमें थी 4 लिपियां। पहली थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी खरोष्टी लिपि, तीसरी थी ग्रीक लिपि और जो चौथी थी वो थी अरामाइक लिपि। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो वो थी प्राकृत भाषा, ग्रीक भाषा और अरामाइक भाषा। इन 3 भाषाएं थी। 4 लिपि थी और 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। पहली जो भाषा थी ब्राह्मी लिपि, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि थी ये बाएं से दाएं इसको लिखा जाता था। खरोष्टी और जो अरामाइक थी ये ईरान की उत्पन्न हुई थी। खरोष्टी और अरामाइक जो लिपि है ये ईरान से उत्पत्ति इनकी हुई थी। अब करें हम खरोष्टी भाषा की। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू की तरह, यानी कि जो खरोष्टी लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू की तरह। ब्रुस्टाफेन इसके अनुसार एरागुडी लघु शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखा गया है। एरागुडी लघु शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखा गया है। अब बात करें कौन सी भाषा कहाँ पर जो लिपियां है वो प्राप्त हुई है, किस जगह से। पाकिस्तान में 2 स्थान पड़ते हैं, एक है साहबगढ़ी, दूसरा है मानसेरा। यहाँ की जो लिपि थी प्राप्त हुई थी वह खरोष्टी और भाषा यहाँ की थी प्राकृत। यहाँ से शिलालेख मिले थे उनकी बात हो रही है, न कि जो इस जगह से जो शिलालेख प्राप्त हुए थे। इसके बाद है अफगानिस्तान व उसका सीमांत क्षेत्र, जहाँ से जो अभिलेख मिले थे। एक था तक्षशिला
पाकिस्तान में, दूसरा था कंधार एवं लगमान, ये अफगानिस्तान में। इनकी जो लिपि थी वो थी अरामाइक लिपि, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसके बाद है द्विभाषीय अभिलेख। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो दो भाषाओं में लिखा होता है। पहली भाषा थी इसमें यूनानी ग्रीक और दूसरी थी अरामाइक। दोनों भाषाएं लिपियों का प्रयोग एक साथ हुआ है, वो था सर ए कुना कंधार, ये अफगानिस्तान में पाया गया है। अफगानिस्तान में स्थित है। अब है अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, यानी कि जो अशोक है उनके अभिलेखों का वर्गीकरण किस तरीके से है। पहला है इसमें शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। शिलालेख का मतलब होता है जो रॉक पहाड़ियों से पत्थरों से बना होता है। स्तंभलेख होते हैं पिलर वाले, जो पिलर खड़े हुए होते हैं। गुहालेख का मतलब होता है जो गुफा जैसी, इनकी क्या करते हैं गुफा जैसी होती है। शिलालेख क्या करते कहते हैं घर की जैसी होती है ऐसे, स्तंभ की होती है ऐसे, इस तरह के करते हैं। गुफा आपको पता है कैसी होती है, ऐसी इस तरह की गुफा होती है। शिलालेख की बात करें, इसमें व्रत या मुख्य शिलालेख है, इसमें 14 लेख हैं और 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसमें 18 लघु शिलालेख हैं, 18 स्थान से जो प्राप्त हुए हैं। स्तंभ की बात करें, वर्ग स्तंभ लेख 7 लेख हैं और ये 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। लघु स्तंभ लेख, गुहालेख होते हैं आजीविकों के लिए, यानी कि जो साधु संत होते हैं वहां पर जाकर रहते थे। अब है हमारे व्रत या मुख्य शिलालेख, जो हमारे व्रत में मुख्य शिलालेख है, 14 लेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। उन्हीं की जो भाषा है प्राकृत भाषा वह ब्राह्मी खरोष्ठी, इन भाषाओं का इनमें प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का इनमें प्रयोग किया गया है। पहला है इसमें साहबगढ़ी, ये पेशावर में जो स्थित है वहां से पाया गया है, पाकिस्तान में स्थित है। खरोष्ठी भाषा इसकी लिपि खरोष्ठी है। दूसरा है मानसेरा, जो हजारा वहां का स्थान है, वहां से मिलता है, ये भी पाकिस्तान में है। इसकी जो लिपि है वो भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद हमारा गिरनान, जूनागढ़ गुजरात का एक जिला है, इसका यहाँ प्रथम संस्करण वहां से मिला है। अब है चौथा जो शिलालेख है, लेख है, ये धौली से मिला है। पूरी उड़ीसा में पुरी एक स्थान मिलता है, जगन्नाथ मंदिर भी पुरी में ही स्थित है, तो ये वहां पर प्राप्त है। उसके बाद है जोगढ़, ये गंजाम है, उड़ीसा में ये प्राप्त हुआ। उसके बाद है कालसी, ये देहरादून एक जिला है उत्तराखंड का, वहां से ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद है सातवां सोपारा, ये थाने में है, थाने महाराष्ट्र में। उसके बाद है हमारा 8वां एरंगुंडी, कुरनूल आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। साहबगढ़ी 13वां संस्करण कहलाता है, इनके साहबगढ़ी जो पाकिस्तान में पड़ता है ये 13वां संस्करण कहलाता है। अब इसमें विशेष देखो, धौली में जोगढ़ के शिलालेख पर 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। इसमें सबसे सुरक्षित जो शिलालेख है वो गिरनार है, ये है गुजरात में। इन यानी कि 11, 12 और 13 नंबर के जो शिलालेख है उनके स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, और उनमें जो सबसे सुरक्षित शिलालेख है वो गिरनार है, जो गुजरात में पाया गया। अब है अशोक के 14 जो प्रमुख शिलालेख हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं कि किस जो शिलालेख में है किस तरह किसका प्रयोग किया गया है, या कोई प्रथम जो हमारा शिलालेख है वह पशु हत्या या पशु बलि की निंदा करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति पशु बलि की हत्या नहीं कर सकता और पशु बलि की निंदा का इसमें प्रयोग
किया गया है, यानी कि आप किसी भी पशु की बलि नहीं दे सकते। हमारा जो दूसरा शिलालेख है, इसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी कि मनुष्य हो या पशु, उन दोनों की जो चिकित्सा व्यवस्था है उनका उल्लेख इसमें किया गया है। तीसरा जो शिलालेख है इसमें किया गया है, राज्य के अधिकारियों को आदेश कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे, यानी कि जो भी राज्य होंगे, वो जो पास के जो क्षेत्र होंगे वहां पर जाकर में जाएंगे और वहां से जानकारी लेंगे किस किस तरह की व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। ये अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में हुआ था। अब हमारा चौथा शिलालेख, धम्म की घोषणा करना बेरी घोष युद्ध के स्थान पर। बेरी घोष का युद्ध हुआ, उसके स्थान धम्म की घोषणा, यानी धर्म के बारे में बात करना। अब हमारा पांचवा शिलालेख, इसमें किस चीज का उल्लेख है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि जब अशोक का अभिषेक हुआ था, उसमें 13वें वर्ष में उन्होंने महामात्रों की नियुक्ति की थी, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। छठा जो शिलालेख है, इसमें प्रतिवेद को विशेषकर रिपोर्टर को आदेश देना। प्रतिवेदक हैं, आज के टाइम में हम इनको कहते हैं पत्रकार, आज की भाषा में इनको बोलते हैं पत्रकार या रिपोर्टर। सातवें जो विलेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी आप हर मनुष्य की जो 5 इंद्रिय है उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। ये 7वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया। हमारा 8वां शिलालेख है धम्म यात्रा की शुरुआत, यानी कि जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर जाने की शुरुआत की गई है। इसका जो उल्लेख है वो 8वें शिलालेख में किया गया है। हमारा जो 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ये सभी व्यक्ति को सच्ची भेंट और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलो या कोई भी उसको उपहार दो, अच्छा उपहार दो और उसके साथ शिष्टाचार से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसका उल्लेख 9वें शिलालेख में किया गया है। 10वां जो शिलालेख है, इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, धर्म की श्रेष्ठता पर बल देना है, यानी ये नहीं कहना कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना। लेकिन हमें सभी धर्मों का सम्मान करना, भले ही हमें अपने धर्म को इसमें श्रेष्ठ बताना है। इसके बाद है 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या, मतलब धर्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद है हमारा 12वां शिलालेख, इसमें धार्मिक सहिष्णुता, सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे से संप्रदाय की निंदा नहीं करना, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की बुराई नहीं करेगा, सभी धर्मों की क्या करेगा, सम्मान करेगा। 13वां शिलालेख, इसमें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय कल्याणकारी राज्य किसमें घोषणा की गई है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है हमारा 14वां शिलालेख, इसमें धौली व जोगढ़ जो अभिलेख हैं उनके स्थान पर में से 11वें और 12वें के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेखों का जिक्र किया गया है। अब है जो हमारे पृथक कलिंग अभिलेख है, इसमें धौली और जोगढ़। प्रथम जो पृथक कलिंग अभिलेख है, इसमें क्या चीज, इसमें जो उल्लेख है वो कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। इसमें क्या है, अभिलेख की घोषणा तृतीय नक्ष में 8वें दिन की गई थी। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया कि लोगों को बिना किसी कारण के न तो बंदी बनाया जाए और नहीं यातना दी जाए, यानी कि आप बिना किसी वजह के न तो आप किसी को बंदी बना सकते और ना ही उन्हें दंड दे सकते। अब है हमारा द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख, इसमें क्या कहा, सभी मनुष्य मेरी
संतानें। इसमें प्रथम कलिंग अभिलेख है और जो द्वितीय कलिंग अभिलेख है इसमें पृथक है। इसमें क्या कहा कि दोनों में कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, उसमें कुछ बस यहाँ पे कुछ पॉइंट चेंज है। सीमांत क्षेत्रों में अभिजित लोगों को भी धर्म का संदेश पहुंचाने एवं उनका विश्वास जीतने की घोषणा, यानी कि जो सीमांत आसपास के क्षेत्रों में वहां अभिजित लोगों को भी उनका धर्म के बारे में संदेश पहुंचाना और उनका विश्वास जीतने का आदेश इसमें क्या है। इसकी जो घोषणा की गई थी तृतीय नक्षत्र के प्रत्येक चौथा माह में की जाएगी, यानी कि प्रत्येक तृतीय नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में इसकी घोषणा की जाएगी। अब लघु शिलालेख, इनकी जो विशेषताएं हैं जो 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें वर्गीकरण संख्या 1 से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है और संख्या 2 से धर्म की जानकारी मिलते हैं। अब इसके नाम को उल्लेख की बात करें, मास्की व गुर्जरा लेख में अशोक का जो नाम है वो अशोक एवं देवानप्रिय मिला है। ज्यादातर इन चीज के क्वेश्चन पूछ देते कि किस लघु शिलालेख में, अब जो पहले से थे हमारे वर्त, अब हमारे लघु शिलालेख, किस लघु शिलालेख में अशोक के नाम को देवानप्रिय के नाम से जाना जाता है। अब हमारा सबसे बड़ा अभिलेख ब्रावो शिलालेख जो बेराट जयपुर में प्राप्त हुआ है। यह सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। इसमें अशोक का बुद्ध धम्म एवं संघ तीर्थ में आस्था प्रकट का वर्णन है, यानी कि जो अशोक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसमें बौद्ध के जो तीर्थन थे बुद्ध धम्म एवं शरण, इसमें आस्था का प्रकट का वर्णन किया गया है। अब इसमें 256 रातें का इसमें उल्लेख है। एरोर मिर्जापुर में इस शिलालेख में अशोक द्वारा, एरोर मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ये जो शिलालेख है लघु शिलालेख, इसमें 256 रातें स्फूर्त निर्माण हेतु भ्रमण बिताने का उल्लेख इसमें मिला है। अब इसमें है जो सबसे दक्षिणी अभिलेख का लघु लेख का ये था एरागुड्डी। एरागुड्डी ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, कुरनूल। यह सबसे दक्षिणी लघु शिलालेख है। इसमें कारागिक नामक अधिकारी या लेखाधिकारी का उल्लेख किया गया है। अगर इसकी नोट की बात है, सबसे दक्षिणी जो स्तंभ लेख है अमरावती वर्ध शिलालेख है। इसमें चेंज हुआ यहाँ पे, सबसे दक्षिणी स्तंभ लेख है वो अमरावती वर्ध शिलालेख है जो जीर्ण शरण अवस्था में मिला है, यानी कि जो उसकी अवस्था है बहुत ही खराब हो चुकी है। अब है जो लघु शिलालेख 18 जो हमारे शिलालेख है। पहला है रूपनाथ जबलपुर, ये पड़ता है मध्य प्रदेश। उसके बाद है गुर्जरा दतिया में, ये पड़ता है भी, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है सोरामारो शहडोल, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर है पंडू डारिया, ये पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश वाले। इसके बाद है मास्की रायचूर, ये जो शिलालेख है मास्की रायचूर ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में। इसके बाद है ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग, ये भी कर्नाटक में है। सिद्धपुर चित्तलदुर्ग, ये भी कर्नाटक में है। फिर है चटिंग रामेश्वर चित्तलगढ़, ये भी कर्नाटक में है। फिर है गोविंद मठ मैसूर, गोविंद मठ ये भी कर्नाटक में है। फिर है पालिकुंडू मैसूर, ये भी कर्नाटक में है। नेटूर मैसूर, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद है उदय गोलम बेलारी, ये भी कर्नाटक में है। सतराती गुलबर्गा, ये कर्नाटक में है। उसके बाद है हमारा ब्रावू बेरठ जयपुर राजस्थान में है। सहसाराम ये बिहार में है। एरागुंडी कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हमारा 17वां यह है राजुल मंडगिरी कुरनूल, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हमारा 18 अरहोर मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार ये जो 18 शिलालेख हैं 4 मध्य प्रदेश में पड़ते हैं,
और उसके बाद जो है ये 9, 4 हो गए, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये 9 है, ये कर्नाटक में पड़ते हैं, बाकी ये अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। अब है व्रत, अष्टम, शिलालेख, 6 स्थान है, 7 लेख हैं। इनका जो वह है केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा में है। पहला है दिल्ली टोपरा स्थान पर, ये अम्बाला हरियाणा में पड़ता है और इसको दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख अम्बाला के हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसमें सभी 1 से 7 तक अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख एक फिरोज शाही इसमें उल्लेख है। एक है इसमें शम्स ए सिराज अफीफ और एक है तारीख फिरोज शाही। इन 2 पुस्तक का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद है मेरठ एवं प्रयागराज, मेरठ से दिल्ली। मेरठ दिल्ली, मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा से दिल्ली लाया गया। इसमें अशोक की छोटी लाट भी कहते हैं, यानी कि इसमें से अशोक की छोटी लाट भी कहते हैं। इसके बाद है कौशाम्बी, इलाहाबाद का किला। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे पहले कौशाम्बी में था लेकिन अकबर द्वारा से इलाहाबाद के किले में लगवाया। इलाहाबाद मतलब आज के टाइम का है प्रयागराज, प्रयागराज। अब है बिहार के स्तंभ स्तर स्थान। पहला है लोरिया राज, चंपारण में, बिहार। इसके बाद है लोरिया नंदगढ़, चंपारण, बिहार। इस पे एक मोर का चित्र भी है। फिर है हमारा रामपुरा स्तंभ लेख, ये चंपारण के बिहार में स्थित है। अब इसका लघु स्तंभ लेख, इसमें राज्य की घोषणा की गई थी ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा। संघ भेद नीति, इसमें सांची एवं सारनाथ संघ भेद रोकने संबंधी का इसमें उल्लेख किया गया है। सांची के और सारनाथ ये दोनों अलग अलग है, 1 और 2। इसमें संघ भेद रोकने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है रानी का अभिलेख, इसको कौशाम्बी में से प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन भी, जो पीजीटी का क्वेश्चन होता है इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी पार्वती या चारुवती द्वारा दान तथा पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। अकबर ने इसे भी प्रयागराज में लगा दिया गया है। ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की जो रानी थी या पत्नी कारुवती या चारुवती का दान द्वारा और पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है इसमें है आर्थिक एवं धार्मिक यात्रा का वर्णन किया गया है इन अभिलेख में। रोमनदेई लुबनी अभिलेख, लुबनी जो पड़ता है अभी नेपाल। शासक के 20 वर्ष में यात्रा की गई थी। बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। इसी अभिलेख में जो वर्णन मिला है वो बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। इसे पतेरिया लेख भी कहा जाता है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक था, यानी कि इसमें सिर्फ आर्थिक चीज का ही जिक्र किया गया। कर का 1/8 दिया गया था। इसमें मौर्यकालीन कर नीति का जानकारी मिलती है। इसका है निगिला निगालिसार। कनक मुनि स्तूप के पास स्थित है। अशोक द्वारा इसकी यात्रा और स्तूप को बड़ा करने का उल्लेख किया गया है। इसमें बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये शाक्य मुनि वाला और दूसरा कनक मुनि, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें इनकी जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब स्तंभ लेख में क्या कहता है, जो सारनाथ का था ये स्तंभ लेख, इसमें तो 4 सिंह का चार सिंह यानी कि 4 मुंह वाला शेर का प्रयोग हुआ था। तो सांची था, इसमें भी 4 सिंह वाला 4 मुंह वाला शेर प्राप्त हुआ था। फिर है लोहेनंद, इसमें 1 सिंह वाला। इसके बाद वैशाली बसाड़कोट, इसमें भी 1 सिंह वाला 1 सिंह प्राप्त हुआ। इनमें 4 मिले थे, इसमें 1। रामपुरों में इसमें 1 बेल का चित्र मिला है। सगीजा में 1 हाथी का चित्र मिला है। गुहालेख, हमारी ये लास्ट गुहालेख, इसमें केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक द्वारा आजीवक साधुओं के निवास हेतु गुहा देन का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें फिर है बराबर की पहाड़ी थी, इसमें 3 गुफाएं थी जिसका निर्माण कराया गया था। कर्ण चौपार, दूसरी थी सुदामा पहाड़ी, तीसरी थी विष्णु झोपड़ी। इन 3 गुफाओं का
जो मिलते हैं बराबर की पहाड़ियों में मिलती है। अब है हमारे मौर्यकालीन शब्द एवं उनके अर्थ, अर्थव्यवस्था में कर के। पहला है इसमें सीताकर। इसमें राज्य की भूमि तथा इससे भूमि से प्राप्त आय प्राप्त होती है। ये हमारे मौर्यकालीन शब्द हैं जिनके इसमें अर्थ भी है। दूसरा है हमारा हिरण्य कर, नगद कर जो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता, यानी कि इसमें जो कैश था, आज की भाषा में, आज के टाइम में उसको कैश कह सकते हैं, वो प्रयोग हुआ था। फिर है राष्ट्रीय, इसमें अन्य साधनों से प्राप्त राज्यों से लिया गया। फिर है पथिक कर, समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया कर। करने, आपातकालीन कर, इमरजेंसी टैक्स, यानी कि इमरजेंसी में इसे टैक्स लिया जाता था। फिर है बलि, एक प्रकार का भू राजस्व कर था ये। फिर है भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर यह कर लिया जाता है। इसके बाद है सेत बंधु, राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध हेतु लिया जाने वाला कर, यानी कि जो सिंचाई जो व्यवस्था थी उससे लिया जाने वाला कर है। इसके बाद है रज्जू, भूमि माप के लिए समय लिया जाने वाला कर। अगला है उपवास, काश्तकार इसका प्रशासनिक एवं सामाजिक नाम है। गृहपति ये भूस्वामी कहा जाता था, गृहपति को भूस्वामी, स्वामी या मुखिया। अक्सर पटाध्यक्ष, ये मालिका अध्यपाल अकाउंटेंट जनरल इसको कहा जाता था। इसके बाद है महामात्य पर्व, इसको गुप्त विभाग का अध्यक्ष कहा जाता है, हेड ऑफ स्पाइस। अब है सार्थवाह, व्यापारियों का काफिला, इसे नाम से जाना जाता है। विशिष्टि, ये बेगार या निःशुल्क श्रम, फोर्स्ड एंड अनपेड लेबर, यानी कि इनको हमें गुलाम की भाषा भी कहते हैं, अनपेड, यानी कि जो जो बिना बिना मजदूरी के बिना पैसे के काम कर देते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे एग्जाम में लाभ हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।